Hello, good afternoon dear student. Today we will discuss about the structures of ether. आज हम लोग ईथर के स्ट्रक्चर्स के बारे में जानेंगे, ईथर का स्ट्रक्चर कैसे होता है और एल्कोहल से थोड़ा सा कंपेयर करने की कोशिश करेंगे और टेट्राहेड्रल जो स्ट्रक्चर्स आपने देखा था sp3 हाइब्रिडाइजेशन में उससे भी कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए जानते हैं कि स्ट्रक्चर्स कैसा होगा। स्ट्रक्चर्स के लिए सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि ईथर का जो स्केलेटन होता है वो हमारा ROR होता है। एल्किल एल्किल के बीच में ऑक्सीजन हमारा इस तरीके से बॉन्डेड होता है। ये हमारा सिमेट्रिक भी हो सकता है, अनसिमेट्रिक भी हो सकता है। कहने का मतलब सिमिलर एल्किल्स भी हो सकता है और अनसिमेट्रिक भी हो सकता है। डिफरेंट टाइप के एल्किल ग्रुप्स भी हो सकते हैं, इसीलिए एक R को हम डैश से इंडिकेट करते हैं। ओके, अब बात करते हैं कि इसके ऊपर दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरीके से होता है। ये लोन पेयर ऑफ स्ट्रक्चर्स, ये जो स्ट्रक्चर्स पे आपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाया है, इसके वजह से इसका जो डायग्राम होता है वो कुछ बेंट स्ट्रक्चर्स होता है और कैसे होता है ये समझने के लिए। और इसमें जो ऑक्सीजन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है। sp3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, अगर ये जानना है तो आपको पता होगा कि हमने अल्कोहल्स के स्ट्रक्चर्स को डिफाइन किया था और उसमें बताया था कि अल्कोहल में भी ऑक्सीजन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 टाइप का होता है। तो आइए यहाँ देखते हैं कि sp3 टाइप का कैसे होता है। अगर हम जानना चाहें तो ऑक्सीजन एटम और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p4 इस तरीके से आ जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं तो हम ये आउटर मोस्ट जो सेल होता है इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे और आउटर मोस्ट सेल का अगर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे 2s का तो हमें पता है 2s और 2p के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और तीनों p x डायरेक्शन, y डायरेक्शन और z डायरेक्शन होता है। ये 2s हो गया, ये 2px होता है, 2py होता है और 2pz होता है। x डायरेक्शन, y डायरेक्शन और z डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन का फीलिंग करेंगे तो हमें पता है s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसीलिए 2 इलेक्ट्रॉन्स को आप ऐसे इंडिकेट कर सकते हैं। सेकेंड इज हुड्स रूल के अकॉर्डिंग एक एक इलेक्ट्रॉन जब आप इस तरीके से फिल कर देते हैं उसके बाद पेयरिंग होना स्टार्ट होता है। तो हमें पता है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। इस तरीके से आप इसको इंडिकेट कर सकते हैं। अब हाइब्रिडाइजेशंस में यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा ऑर्बिटल आपका पार्टिसिपेट करता है और जब पार्टिसिपेट करता है तो इस तरीके से इसकी लगभग हाइब्रिडाइजेशंस के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कशंस किया था कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है और हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होता है, इसके बारे में भी डिस्कशन किया था। तो वहाँ तक हमें जाने की ज़रूरत नहीं, इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे इसकी एनर्जी इस तरीके से हम इसको इंडिकेट कर सकते हैं और फिर सिंगल इलेक्ट्रॉन इस तरीके से। ओके, टोटल ऑर्बिटल 314 314। ओके, ये आप कहोगे हाइब्रिड ऑर्बिटल और इस तरीके के फिनोमेना को क्या बोलते हैं, sp3 टाइप हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर, और इसको क्या बोलेंगे, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये क्या होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्लियर, आई होप कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमें पता है कि यहाँ पे जब हम बात करते हैं, इसकी बात करते हैं और इसकी बात करते हैं, दो एल्किल ग्रुप की बात करते हैं। अगर सपोज आपने ऑक्सीजन यहाँ पे लिख रखा है तो मैंने कहा कि इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बेंड स्ट्रक्चर्स होता है और हम अगर यहाँ पे इस तरीके से देखते हैं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है। मान लेते हैं कि हमारा मेथिल ग्रुप इस तरीके से अरेंज है। यहाँ पे ये कंडीशंस मेथिल ग्रुप का है। ओके, 2 मेथिल ग्रुप सपोज यहाँ पे अटैच है ये कंडीशन। क्लियर, अब यहाँ पे 2 लोन पेयर है, ये तो बॉन्ड बनाएगा नहीं। लोन पेयर को हम ऐसे यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं। 2 आपके पास हाफ फिल ऑर्बिटल है। These half fill orbitals form sigma bond with 2 different alkyl groups यानी कार्बन एटम्स ऑफ alkyl group। कार्बन एटम्स के साथ में ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है एंड द बॉन्ड एंगल बिटवीन द कार्बन ऑक्सीजन कार्बन इन ईथर इज 110 डिग्री। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि इसके बीच का बॉन्ड एंगल कितनी होनी चाहिए, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन के बीच का बॉन्ड एंगल 110 डिग्री हो जाएगा। क्लियर, एंड द
bond length कार्बन ऑक्सीजन इन ईथर इज 141 पिकोमीटर। कितना होना चाहिए? 141 पिकोमीटर के बराबर इसका बॉन्ड लेंथ होता है ऑक्सीजन कार्बन और ऑक्सीजन कार्बन के बीच का। क्लियर? अब ये स्ट्रक्चर्स में हमें जरा सा देखना है कि यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3 टाइप का है। अगर किसी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कशंस करते हैं और वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है तो उसका बॉन्ड एंगल मीथेन के केस में आपने देखा होगा 109 डिग्री 28 मिनट का होगा। तो ये बॉन्ड एंगल इंक्रीज कैसे हो गया? इट मीन्स द बॉन्ड एंगल इन ईथर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स। यानी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर से आपके जो ईथर्स है उसका जो बॉन्ड एंगल है वो ग्रेटर है। और बॉन्ड एंगल ग्रेटर क्यों है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बल्कि एल्किल ग्रुप। बल्कि एल्किल ग्रुप, दो एल्किल ग्रुप जो आपके बॉन्डेड है ऑक्सीजन के साथ में, उसके वजह से इसका जो बॉन्ड एंगल है वो ग्रेटर हो जाता है ड्यू टू द रिपल्शंस बिटवीन द एल्किल ग्रुप्स। ये दो जो एल्किल ग्रुप्स ऑक्सीजन के साथ में अटैच्ड होते हैं इसके बीच में क्या होता है? एक रिपल्शन होता है और उस रिपल्शन के वजह से इसका बॉन्ड एंगल इंक्रीज कर जाता है और वो टेट्राहेड्रल जो आपके स्ट्रक्चर्स होते हैं उससे ज़्यादा होता है। अगर हम यहाँ पे मेथिल ग्रुप रियल में ले लेते, यहाँ पे अगर एल्किल ग्रुप है तो इसका स्ट्रक्चर 111 आ जाता है। दो मेथिल ग्रुप अगर अटैच्ड है तो इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो 111.7 डिग्री आ जाता है। ओके, मेथिल की केस में। अगर कोई अदर एल्किल ग्रुप्स है तो एक जो आपके इंटरमीडिएट होते हैं या कह लीजिए कि जो एक क्या बोलते हैं बीच का जो वैल्यू होता है उस वैल्यू को लेकर के यहाँ पे 110 डिग्री हम बोल सकते हैं। क्लियर? इसके केस में क्या हमने बोला कि अगर डाइमेथिल ईथर का केस आता है तो वहाँ पे 111.7 डिग्री का एंगल होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हाइब्रिडाइजेशन किस टाइप का, यहाँ पे ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन देखना। अगर कोई बात करता है कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है तो डेफिनेटली अगर दो एल्किल ग्रुप अटैच्ड है तो उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगा कार्बन का, क्योंकि ये आपके क्या है? सैचुरेटेड है और सैचुरेटेड है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी आपके हर एक कार्बन का कितना होगा? sp3 होगा। बात समझ पा रहे? लेकिन हमें यहाँ पे किसका नोट करना है? ऑक्सीजन का नोट करना है और मेनली हमें डिफरेंशिएट दिखाना है इस एंगल और इस एंगल के बीच में डिफरेंशिएट दिखाना है कि ये डिफरेंशिएट क्यों होता है। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एल्किल ग्रुप द बॉन्ड एंगल इन ईथर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। टेट्राहेड्रल जो स्ट्रक्चर्स होता है उसके कंपैरिजन में आपके जो इसका बॉन्ड एंगल होगा वो ग्रेटर होगा। क्लियर? आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा कि कैसे ये ग्रेटर होना चाहिए। ओके, इसमें कोई कंफ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए। क्लियर? अगर इतनी चीज हम लोग पढ़ लेते हैं तो इसके बाद स्ट्रक्चर्स के बारे में सारी क्लियरिटी हमें हो जाता है। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो हमारा होगा प्रिपरेशंस। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले ओके, एनी कंफ्यूजन इसमें नहीं होनी चाहिए। क्लियर? तो हम इसको वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम इसमें प्रिपरेशंस को लेकर के आएंगे, लेकिन प्रिपरेशंस का 2 रिएक्शंस हम इसमें बता देते हैं ताकि आगे हम फिर जानने की कोशिश करेंगे इसको कि कैसे होते हैं। ओके, रिलीज करते हैं इसको। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रिपरेशंस। प्रिपरेशंस आपको पता है कि कैसे हमें प्रिपेयर करना चाहिए, किस तरीके से हम प्रिपेयर करेंगे। ओके, तो आइए प्रिपरेशन में 1-2 रिएक्शंस पढ़ने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे होंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे प्रिपरेशन और प्रिपरेशंस में कौन से तरीके होते हैं हमारे पास जिससे हम प्रिपेयर करते हैं। वी हैव ओनली 6 टाइप्स टू प्रिपेयर ईथर्स। ईथर्स को प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास 6 तरीके हैं और वो 6 तरीके कौन कौन से हैं ये जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है? हमारे पास विलियमसन सिंथेसिस होता है या हम कह सकते हैं किसी एल्किल हैलाइड फ्रॉम एल्किल हैलाइड्स। सबसे पहले फ्रॉम एल्किल हैलाइड्स, फ्रॉम विलियमसन सिंथेसिस, फ्रॉम डाइसोमेथेन्स, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड एजेंट्स, फ्रॉम एल्कीन्स, फ्रॉम एल्कोहल्स एक्सेट्रा। हमारे पास जो तरीका है प्रिपरेशन का वो प्रिपरेशन का तरीका सबसे पहले जान लीजिए। हम यहाँ पे नोट कर दे रहे हैं और इसी को देखते हैं। फ्रॉम एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड से हम बना सकते हैं। दूसरा पॉइंट हमारे पास पहला
दूसरा विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस, ओके, सबके बारे में डिस्कशन करेंगे। और थर्ड वन इज फ्रॉम एल्कीन्स, एंड फोर्थ इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट, and fifth one is from diazomethane, and sixth is from alcohol. We have only 6 ways by which we can prepare ethers. हमारे पास 6 तरीके हैं जिसके वजह से हम क्या बना सकते हैं, जिसकी हेल्प से हम बना सकते हैं ईथर्स। वो कौन से हैं? एल्किन हैलाइड से बना सकते हैं, विलियमसन सिंथेसिस से बना सकते हैं, फ्रॉम एल्कीन से बना सकते हैं, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट, फ्रॉम डायज़ोमेथेन एंड फ्रॉम अल्कोहल। कितने तरीके हैं जिससे हम ईथर्स का प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब इसमें से सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रॉम एल्किल हैलाइड्स। एल्किल हैलाइड से कैसे बनाएंगे इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट वन इज, सबसे पहला पॉइंट हमारे पास फ्रॉम एल्किल हैलाइड। क्लियर? एल्किल हैलाइड, we know the structures of alkyl halide we can write as RX. In this condition, R is equal to methyl, ethyl, propyl, butyl, pentyl, etc. and X is equal to maybe chlorine or bromine. Clear? Now we can prepare ethers from alkyl halide. Okay? In this condition, when alkyl halide is treated with ड्राई सिल्वर ऑक्साइड, जब ड्राई सिल्वर ऑक्साइड का ट्रीटमेंट हम किससे करा देते हैं? एल्किल हैलाइड से ड्राई सिल्वर ऑक्साइड Ag2O, सिल्वर ऑक्साइड का ट्रीटमेंट हम किससे करा देंगे? एल्किल हैलाइड से। और ये क्या बनाएगा? आपका ईथर का फॉर्मेशन करेगा R plus AgX. Now to balance the compound, we will have to multiply alkyl halide by 2. क्लियर? हमको इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस तरफ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यह आपका ईथर्स बन गया। क्लियर? एक चीज इससे कंफर्म हो गया। कंफर्म क्या हो गया? आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो हमने ईथर बनाया ये हमेशा से क्या बनेगा? सिमेट्रिक होगा। कैसा होगा? सिमेट्रिक होगा। तो नोट करके आप लिख सकते हैं, इन दिस मेथड ओनली वी कैन प्रिपेयर सिमेट्रिक ईथर्स। इस मेथड से सिर्फ और सिर्फ हम क्या बना सकते हैं? सिमेट्रिक ईथर्स ही बना सकते हैं। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर? अब आइए कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज आपने लिया C2H5 एंड Br और इसका रिएक्शंस करा दिया Ag2O से, रिएक्शंस करा दिया सिल्वर ऑक्साइड से, करा दिया ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। क्लियर? इस तरीके से या दोनों तरफ से आप क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं इस एल्किल हैलाइड्स को दिखा सकते हैं, एथिल ब्रोमाइड्स को दिखा सकते हैं। हम यहाँ से 2 से मल्टीपल कर देते हैं। 2 से मल्टीपल करेंगे ये बन जाएगा C2H5O, C2H5 एंड प्लस AgBr। क्लियर? बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीपल कर दीजिए। ये रिएक्शन ऑलरेडी मैंने मल्टीपल कर दिया है। ओके? इस तरीके से बैलेंस। ये हमारा क्या बन गया? डाई एथिल ईथर या एथॉक्सी एथेन। इसको आईपीसी सिस्टम में हम क्या बोलेंगे? एथॉक्सी एथेन। एंड कॉमन सिस्टम में ये भी एथिल है, ये भी एथिल है, तो ये हमारा क्या बन गया? डाई एथिल ईथर। क्लियर? आई होप कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे आप क्लोरीन भी ले सकते हैं, ब्रोमीन भी ले सकते हैं। जनरली आपको मैं एक चीज बता दूं, जितने भी हमारे पास रिएक्शंस हम आगे करेंगे, प्रिपरेशंस करेंगे, उसमें हम एथिल ही लेने की कोशिश करेंगे। जहाँ पे R ग्रुप हम लेते हैं एल्किल के जगह पे, वहाँ पे
एल्किल का जो मेंबर है वो एथिल लेने की कोशिश करेंगे। वो इसलिए करेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में एथिल ब्रोमाइड का प्रिपरेशंस है इससे पहले और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है, ये चीज़ आपने देख रखा था। तो डेफिनेटली आपको जो एल्किल हैलाइड का जो आपने चैप्टर पढ़ा, हैलोएल्केन्स का चैप्टर पढ़ा, उसमें लास्ट में एथिल ब्रोमाइड जो आपने प्रिपेयर किया था, तो वहाँ पे एथिल जो आपने टर्म एल्किल ग्रुप का मेंबर देखा था, वो चीज़ हमारा यहाँ पे क्लियर एक बार फिर से हो जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ और भी है, मैं बता दूँ, जो फर्स्ट चैप्टर आपने रीड किया था, स्टडी किया था, उसमें आपने देखा होगा कि एथिल ब्रोमाइड या जो हैलोएल्केन्स का प्रिपरेशन करने के बाद जो केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, वो केमिकल प्रॉपर्टी फिर से एक बार हमारे पास आ गया। वहाँ पे भी यही चीज़ पढ़ा था, यहाँ पे भी आप यही चीज़ पढ़े। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है कि यहाँ पे हम प्रिपरेशंस पढ़े और साथ ही साथ एक चीज़ और चल रहा है हमारा, क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आई होप किसी को यहाँ पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, क्लियर? अगर ये चीज़ हो गया तो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे विलियमसन सिंथेसिस, और विलियमसन सिंथेसिस को हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे क्योंकि वो विलियमसन सिंथेसिस आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसमें कहाँ से कैसे दिक्कतें आती है वो चीज़ भी आपको बताएंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।